7 वर्षीय जुड़वा भाई राम श्याम के राम भजन सुनकर आप हो जाएंगे मंत्रमुग्ध। सोशल मीडिया पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर, ना करें किसी तरह की भ्रामक पोस्ट। मेयर ने शहर के चौक चौराहों पर अलाव और रैन बसेरा का किया औचक निरीक्षण, दिखी कई कमियां। रेड क्रॉस सोसाइटी के आपसी मतभेद से शहर वाले हो रहे परेशान, सैकड़ों ट्राईसाइकिल हो गए बर्बाद। नौगछिया में अनोखी शादी, थाने में प्रेमी जोड़े ने की शादी, पुलिस वाले बने बाराती। और अब खबरें आर से। 7 वर्षीय जुड़वा भाई राम श्याम के राम भजन सुनकर आप हो जाएंगे मंत्रमुग्ध। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसको लेकर छोटे बच्चे भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भागलपुर के 7 वर्षीय 2 जुड़वा भाई ने प्रभु राम के स्वागत में अंगिका व हिंदी में भजन गाया है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। नन्हे बच्चे की मधुर आवाज को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। बड़े ही मंझे हुए भजन गायक की तरह ये दोनों भाई अपने हारमोनियम और तबले पर हाथ फेरते हैं और फिर मधुर धुन व सुरीली आवाज के साथ राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। भागलपुर के अलीगंज के रहने वाले जनार्दन ठाकुर, उनके पुत्र सुदर्शन व अब राम और श्याम यानी 3 पीढ़ियां विलुप्त होती शास्त्र संगीत के कला को उभारने में लगे हैं। नन्हे बच्चे राम और श्याम ने प्रभु राम के आगमन पर अंगिका व हिंदी में भजन को गाया है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
सोशल मीडिया पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर, ना करें किसी तरह की भ्रामक पोस्ट, आयोजन के लिए लेना होगा आदेश वरना होगी कार्यवाही। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आयोजन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सभी डीएसपी और जिले के सभी थाना अध्यक्ष फिजिकल और वर्चुअल मोड में मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी पुलिस पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन संपन्न कराए जाने की बात करते हुए ये भी दिशा निर्देश दिया कि बिना सक्षम पदाधिकारी के कोई भी पूजा समिति किसी भी तरह का आयोजन ना कराएं। इस दौरान डीएम ने सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने की बात कही और ये भी दिशा निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उस पर तुरंत कार्यवाही करें। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी ने इस पर क्या कुछ कहा। विधि व्यवस्था की जिले में स्थिति सामान्य रहे, किसी तरह की कहीं कोई समस्या नहीं हो, इसी को लेकर के सारे पदाधिकारियों के साथ सिविल साइड के भी और पुलिस के भी SHO जितने थाना स्तर के पदाधिकारी हैं, डीएसपी CTSP साहब सब लोग, हम लोग SSP साहब सब लोग थे। नौगछिया से भी सारे पुलिस पदाधिकारी और सारे पदाधिकारी सिविल साइड के जुड़े हुए थे। तो इसमें आगे 26 जनवरी भी है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने ये बोला है कि सभी थाना प्रभारी थाना क्षेत्र में जो भी आयोजन होना है, किसी तरह का कहीं जुलूस निकलता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होना है, तो आयोजक से जो है बात करके उनको प्रॉपर अनुमति दिलवा दें, ताकि थाना को भी पता हो कि कितनी भीड़ कहाँ होनी है, कितना डेपुटेशन होना चाहिए, अतिरिक्त बल की आवश्यकता है तो ससमय लाइन से वहाँ पहुँच जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ये बैठक की। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्य सचिव महोदय और DGP सर ने हम लोगों के साथ समीक्षा की थी, तो हम लोगों ने डाउन द लाइन ये मैसेज दिया है और ज्वाइंट ऑर्डर भी हम लोगों का जल्दी ही निकल जाएगा। तो सारी तैयारी है और बिल्कुल एकदम शांति का वातावरण है और बहुत अच्छे से जो है आगे 26 जनवरी तक और उसके बाद भी हम लोग जो भी जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति रहे, इस चीज को लेकर के सारा जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस प्रशासन है, सब लोग घुसते रहे। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, इसमें आम लोगों से वही है, भागलपुर की बहुत अच्छी जो है, अभी जैसे 3 साल मेरा यहाँ पे हो गया है, लेकिन कभी ऐसा कोई मौका नहीं रहा कि मतलब लोगों का सहयोग ना मिला हो। चाहे कितना भी यहाँ का जैसे काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या आपदा फ्लड का टाइम आता है, तो लोग काफ़ी समझदार हैं, सब लोग अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं। कहीं पे किसी तरह का कोई अगर भ्रम फैलाने का कोशिश करता है, सोशल मीडिया पर कुछ अगर गलत पोस्ट करता है, तो इमीडिएटली पुलिस को बताइए, 112 का यूज़ करिए, हमारे कंट्रोल रूम में बताइए। 1800 से ज़्यादा शहर में कैमरा लगा हुआ है, ICCC के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उस पर पुलिस इमीडिएट कार्रवाई करेगी। हम लोगों के नंबर्स लोगों के पास है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन करके मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले। आपको अगर कहीं भी ऐसा कुछ लगता है जो कि नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो इमीडिएटली आप प्रशासन को, पुलिस को, स्थानीय थाने को बताएं, हम लोग उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जिले में कहीं किसी तरह की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ जो है, वातावरण बिल्कुल एकदम विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बस जितने भी आयोजन हो रहे हैं, सभी आयोजकों से मेरी अपील होगी कि कृपया अनुमति प्राप्त कर ले। बिना अनुमति के किसी भी आयोजन की, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर बिना आवेदन के और आप आयोजन करते हैं और उसके लिए कोई कार्रवाई होती है, तो उसके भागीदार जो है स्वयं आयोजक होंगे। इसीलिए सभी SHOs को भी हम लोगों ने बोल दिया है कि आप पता कर लीजिए अपने थाने में, उसकी लिस्टिंग कर लीजिए कि किस किस तरह का कार्यक्रम अगले 26 जनवरी तक आपके यहाँ प्रस्तावित है, और आयोजकों से विधिवत आवेदन पत्र प्राप्त करके और उसकी जो है अनुमति सक्षम स्तर से, जो SDO के स्तर से होनी है, जिसमें जो है, या जो जिला स्तर से होनी है, वो अनुमति हो जाए, उसके बाद ही कार्यक्रम। मेयर ने शहर के चौक चौराहों पर अलाव और रैन बसेरा का किया औचक निरीक्षण। दिखी कई कमियां। एक तरफ जहां ठंड का सितम जारी है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने अभी तक गरीबों के लिए आवंटित हुए कंबल का वितरण नहीं किया है। साथ ही अलाव के लिए लकड़ी को चौक चौराहों पर दी जा रही है, उसकी मात्रा भी काफी कम है। साथ ही अलाव जलाने के लिए ना तो केरोसिन तेल डीजली ढंग से दिया जा रहा है और लकड़ी भी सूखी ना होकर गीली लकड़ी दी जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रैन बसेरा में रहने वाले लोगों ने कहा कि पहले से अच्छी व्यवस्था है, परंतु जब मेयर ने निरीक्षण किया तो पाया कि एक ही नाम के कई लोग हैं, जिसको लेकर रैन बसेरा के प्रबंधक को सो कॉज करते हुए उसे पूरी डायरी लेकर अपने चैम्बर बुलाया है। 15 से 16 किलो लकड़ी आता है।
15-16 किलो बस। कितना देर जलता है तो? ये कच्चा लकड़ी रहता है, जलता है 11 साढ़े 11 बजे तक जलता है। 6 बजे 5 घंटा 15 किलो लकड़ी जल जाता है। कच्चा लकड़ी रहता है ना भैया, पन्नी दे के जलाना पड़ता है उसको। पन्नी हुआ, कहीं थाना से बोरा हुआ, बोतल हुआ करके उसको जलाना पड़ता है। कितना जगह जल भी नहीं रहा? नाम बताइए। पप्पू पोद्दार। कौन जगह है? कोतवाली चौक। नया बाजार में लकड़ी नहीं गिरा, हम लोग आज बुलंठा ला के तो जलाए हैं अपने से? हाँ, तो 4 आदमी पकड़ के लाए उसको। अच्छा, बस यही है, थोड़ा लकड़ी दीजिए गरीब को, बस और क्या चाहिए। बस निगम करा के लकड़ी गिरा रहे हैं? नहीं, नया बाजार पर नहीं गिरा है, ना नहीं गिरा है, तो गारंटी हम लेते हैं। नाम बताइए बाबा। नाम सुनील कुमार। अलाव का व्यवस्था देखने के लिए निकले रात में, और हमने स्टेशन चौक देखा, खलीफाबाग चौक, घंटाघर, कोतवाली, सब जगह देखा। एक ही शिकायतें थी कि अमाउंट जो है, क्वांटिटी कम है लकड़ी का, और वो लकड़ी गीली है, जिसके कारण वो अच्छे से जल नहीं पाती है। उसको जलाने के लिए जो डीजल या जो भी केरोसिन ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, वो बहुत कम मात्रा में दिया जाता है और वो बुझ जाता है, तो लोगों को परेशानी होती है। वो लोग खुद से उसको जलाते हैं, और क्वांटिटी कम रहने के कारण वो लोग खुद से इंतज़ाम करके उसको देर रात तक जलाते हैं। तो जो भी क्वांटिटी जितना मात्रा में दिया जाना है, उसको सही मात्रा में दिया जाए, ताकि लोग थोड़ा देर तक उसका आनंद ले सके, उसको ठंड से उसको निजात मिल सके। और जो डीजल और केरोसिन ऑयल की व्यवस्था है, उसको भी दुरुस्त किया जाए, और लकड़ी सूखी हो। सब जगह, जितने भी जगह मैं गई तो सब जगह एक ही रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया। कोतवाली के पास जो रैन बसेरा, वो पूरी तरह से झरझर अवस्था में था, उसमें ताला लगा हुआ था, और इतने अच्छे जगह पे रहते हुए भी वो ठीक से, उसका तो जीर्णोद्धार होना चाहिए। वो फिर से बन के वहाँ पर यदि मल्टीप्लेक्स बने तो निगम को इससे इनकम भी आएगा, और रैन बसेरा भी रहेगा, और बहुत चीज़ें वहाँ से, मतलब कि वो इतने अच्छे जगह पे है, बहुत चीज़ वहाँ पे बन सकता है। और भी हमने वो जो ततारपुर गोडाउन है, वहाँ का भी रैन बसेरा हमने चेक किया, लेकिन वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। लोगों को वहाँ जाना मुश्किल होता है, रास्ते का पता ही नहीं चलता है कि रैन बसेरा किस रास्ते से जाया जाए। और वहाँ का जब रजिस्टर हमने देखा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत दिनों से एक ही नाम के लोग रह रहे थे। अब वो फर्जी थे, क्या थे, नहीं थे, तो वहाँ के जो मैनेजर हैं उसको मैं अपने ऑफिस में बुलाई हूँ कल, कि रजिस्टर लेकर के ऑफिस में आओ और उसकी जांच पड़ताल करती हूँ कि कैसे वो दुरुस्त हो। डस्टबिन पड़े हैं, उसको हमने देखा, ढेरों डस्टबिन है, सैकड़ों की संख्या में, और लोगों से यूजर चार्ज लिया जा रहा है कचरा कलेक्शन के लिए, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए। और यहाँ पर गीला और सूखा कचरा के लिए डब्बा पड़ा हुआ, फेंका हुआ है, और लोगों का ज़रूरत है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। गीला सूखा कचरा के नाम पर यूजर चार्ज लिया जाता है, लेकिन बगैर डब्बा प्रोवाइड किए और बगैर डोर टू डोर कलेक्शन किए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर यूजर चार्ज किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है, जब आप डोर टू डोर कचरा कलेक्ट नहीं करा रहे हैं और गीला सूखा कचरा प्रबंधन नहीं करा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे भागलपुर शहर का स्वच्छता सर्वेक्षण में 48 पायदान नीचे जा चुका है। तो इसको हम दुरुस्त करने के लिए हम निरीक्षण करते जा रहे हैं, कहाँ पर क्या कमियां हैं, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। तो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो सारी चीज़ें हमारे निगम के गोदाम में है, लेकिन उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है, सही से रख रखाव नहीं होने के कारण ढेरों गाड़ियाँ पड़ी हैं यहाँ पे और धूल फाँक रही हैं। सारी नई गाड़ियाँ हैं, जो सक्शन मशीन है जिससे कि हम शक करते हैं कचरा, वो सारी नई मशीनें यहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो अभी तक कचरा साफ नहीं हुआ है और वो उसको साफ करना अति आवश्यक है। तो मैं बात करूंगी और बोलूंगी कि ये सब जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं उसका यूज हो और हमारा शहर स्वच्छ रहे, यही मेरा मिशन है। उसी के तहत हम लोग आज जो एग्जीक्यूटिव जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेवार तो वही हैं, जिनको काम करना है मैं तो उनको बोलूँगी कि आप ये काम करें, लेकिन काम तो उन्हीं को करना है, तो वो काम सही से करेंगे तभी होगा। और मैं उनको फिर से आगाह करूंगी कि आप सही से काम करें, वरना आगे भी स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोगों का शहर नीचे जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं खुद से इस पर निगरानी रखूंगी। हमारा जो उन पर
कंट्रोल है और सुपरविजन का अधिकार है। मैं उसके तहत उनको बोलूँगी कि आपको ये काम करना है तो करना है, उनको करना पड़ेगा। जो आप उपकरण देख रहे हैं, ठेला देख रहे हैं, उस पर जो जंग लगा है, दरअसल वो मात्र जंग नहीं है, बल्कि नगर निगम की पूरी व्यवस्था को जंग लग चुका है। और वो जंग लगाने वाले यहाँ के अधिकारी हैं, जो कि बार बार नगर निगम के सामान्य बोर्ड में माननीय पार्षदों के द्वारा कई बार ये बातें उठाई जाती हैं कि उनके यहाँ सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही, उनके यहाँ ठेला नहीं है, उनके यहाँ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए उनके यहाँ डस्टबिन नहीं वितरण किया गया है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं पर लगता है कि वो धूल फांक रही हैं। ये देख सकते हैं कि डब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों के घर में यूटिलाइज के लिए डब्बे नहीं दिए गए हैं। एक तरफ सरकार की यह मंशा रहती है कि हमारा शहर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में हर नगर निगम अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन इस बार बिहार के साथ साथ हमारा भागलपुर शहर भी बहुत पीछे चला गया है। और इसके लिए जिम्मेदार जो है यहाँ के अधिकारी हैं, जो कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन नहीं करते हैं। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि अभी भी वो चेत जाएं, अभी भी समय है, उसको अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाएं और सभी व्यवस्था जो मानक के अनुरूप हैं, जो शहरवासियों को मिलना चाहिए, वो सारी सुविधाएं शहरवासियों को मिले। और जो मशीनें जो यहाँ पर धूल फांक रही हैं, उसको सड़कों पर उतारा जाए। डिसल्टिंग मशीन है, उससे जो सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। डोर टू डोर व्यवस्था के लिए चाहे अब कूड़ा गाड़ी है, ठेला है, चाहे आप डस्टबिन है, वो जनता को प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जब तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिल जाती है, मेयर महोदया के नेतृत्व में हम सब लोग काम। यानी सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, पहले भी रहे थे लेकिन अच्छा लगता है तो हम आ जाते हैं, है ना, और सामाजिक वर्क करते हैं दीर्घोकाई संस्था से। कहाँ से आए हैं सर? हम झारखंड के हैं सर, हमारे यहाँ रहते हैं। कहाँ भागलपुर राधनपुर रहते हैं, लेकिन अभी आ गए इसलिए कि हमको थोड़ा यहाँ राहत हो गया। रैन बसेरा में क्या? हाँ, रैन बसेरा। अच्छा, आते हैं, बूढ़े आदमी हैं, कोई नहीं है दुनिया, तो यदि हम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोग के लिए तो बना जी। और यही चाहिए आज नहीं, लोग दुनिया में। व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था बहुत अच्छी है सर। पहले आते कैसा दिखते थे? पहले का तो जो छत का छाद रुतवा एकदम गिरने का, छत पर डर लगता था कौन गिरेगा, किस पर गिरेगा। लेकिन सर एक बूढ़े आदमी थोड़ा अलाव था। रेड क्रॉस सोसाइटी के आपसी मतभेद से शहर वाले हो रहे परेशान, सैकड़ों ट्राईसाइकिल हो गए बर्बाद। इंडियन रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जो पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। आपदाओं, आपातकाल के समय राहत प्रदान करता है और कमजोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। वहीं भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत गरीब लोगों को मदद करने को लेकर अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों में आपसी मतभेदों के कारण सेवा भाव ठप पड़ चुका है। जहां एक तरफ भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आपसी मतभेद के कारण सोसाइटी के ऑफिस में ताला लगा हुआ है और गरीब दिव्यांग जनों को दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि दिव्यांग जनों को दी जाने वाली ट्राईसाइकिल सैकड़ों की संख्या में सड़ रही है और इसका लाभ दिव्यांग जनों को नहीं मिल पा रहा है। वो इस संबंध में भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष अशोक जिवराजिका ने बताया कि भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना भवन है जो अनाधिकृत कब्जे में है और ना ही सोसाइटी के फाइल संचिका मिल रही है और ना ही बैंक अकाउंट मिल रहा है, जिससे कार्ड करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। साथ साथ उन्होंने बताया कि पूर्व के अध्यक्ष के कार्यकलापों के कारण सोसाइटी के भवन में ताला लटका हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही भागलपुर जिला अधिकारी के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव कराया गया था और चुने हुए पदाधिकारी और सदस्य सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवारी ली, लेकिन पूर्व के कार्यकलापों के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज से 15 दिन पहले डीएम साहब से हम लोग मिले थे कि जो रेड क्रॉस का अपना भवन है वो अनाधिकृत कब्जे में भी है और ना फाइल संचिका मिल रही है, ना बैंक अकाउंट मिल रहा है। हम लोगों का आगे क्या रूपरेखा तय करना है कोई जानकारी नहीं है। तब उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिनका काम था सारा अकाउंट छानबीन करना और संचिका का हस्तांतरण कराना और रेड क्रॉस भवन के कमरों को इनको हस्तांतरित करना ताकि आगे हम लोग कार्य कर सकें। उस 5 आदमी कमेटी ने
पिछले हफ्ते यहाँ आकर सब रूम को जो भी रेड क्रॉस के अभी प्रेजेंट अधिकार में था उसमें सील कर दिया था और आज उसके खुलने की बात थी, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। क्यों नहीं खुल पाया आज? क्योंकि पदाधिकारियों की व्यस्तता, मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है सभी स्कूलों में जाकर शिक्षा का अलग जगाना, उसमें सब बिजी थे, सबकी ड्यूटी अलग अलग जगह लग गई थी, इस कारण से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब जो 22 में तारीख निर्धारित होगी उस दिन कार्यक्रम ये होगा। आपको सदस्य ये पूर्व के जो भी इसके कार्यकर्ता रहे हों या अवैधानिक तरीके से इस पर जो काबिज थे, सारी गलती तो उन्हीं की कहलाएगी। क्या कब तक दिव्यांगों साइकिल आपका ट्राईसाइकिल बट पाएगा? अब भविष्य में ये मैं वादा करता हूँ कि जो हमारे सभी टीम के सहयोग से हम लोग विकास कार्य ऐसा करेंगे जो भागलपुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और ट्राईसाइकिल का तो अंबार लगा देंगे और पैथोलॉजिकल जांच क्लिनिक यहाँ बनाना है, गरीबों के लिए निःशुल्क जांच उसकी होगी। इसी तरह कई जन कल्याण कार्य। दुरुपयोग हुआ ना, सरकारी पैसा का दुरुपयोग? सरकार का ये पैसा नहीं आती है, ट्राईसाइकिल ही आती है, कानपुर की एक फर्म से खरीदी जाती है और यहाँ दिव्यांगों के बीच बांटने के लिए आती है। पैसा का कोई गबन नहीं होता है। ट्राईसाइकिल चूँकि मिस मैनेजमेंट, मिस प्लानिंग, उसके कारण यहाँ पड़ी जन खा गई। किसकी गलती आप दे रहे हैं? जो भी पूर्व में जो भी रहे हों इसमें उन्हीं की ना गलती कहलाएगी। प्रेजेंट हम लोग तो अभी चार्ज भी नहीं मिला तो हमारी गलती तो नहीं कहलाएगी ना। थैंक यू। कि आज से 15 दिन पहले डीएम साहब से हम लोग मिले थे कि जो रेड क्रॉस का अपना वाहन है वो अनाधिकृत कब्जे में भी है और ना फाइल संचिका मिल रही है, ना बैंक अकाउंट मिल रहा है। हम लोगों को आगे क्या रूपरेखा तय करना है कोई जानकारी नहीं हो पा रही। तब उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिनका काम था सारा अकाउंट छानबीन करना और संचिका का हस्तांतरण कराना और रेड क्रॉस भवन के कमरों को इनको हस्तांतरित करना ताकि आगे हम लोग कार्य कर सकें। उस 5 आदमी कमेटी ने पिछले हफ्ते यहाँ आकर सब रूम को जो भी रेड क्रॉस के अभी प्रेजेंट अधिकार में था उसमें सील कर दिया था और आज उसके खुलने की बात थी, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। क्यों नहीं खुल पाया आज? क्योंकि पदाधिकारियों की व्यस्तता, मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है सभी स्कूलों में जाकर शिक्षा का अलग जगाना, उसमें सब बिजी थे, सबकी ड्यूटी अलग अलग जगह लग गई थी, इस कारण से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब जो 22 में तारीख निर्धारित होगी उस दिन कार्यक्रम ये होगा। ये मैं इसलिए कि चूँकि हम लोगों को जब तक चार्ज नहीं मिलेगा विधिवत, विधि सम्मत और वैधानिक तरीके से, हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? ये भी पता नहीं है बैंक अकाउंट कहाँ पर है, चेक किताब कहाँ पर है, संचिका कहाँ पर है, बैंक खाते का हस्तांतरण होना चाहिए था, वो भी विधि सम्मत अभी तक नहीं हो पाया है। मान लीजिए हम लोग सदस्य बनाएं, उसका पैसा लाएं तो कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए हम लोग मिले थे और इसी कारण से यहाँ 5 सदस्यीय कमेटी ने हम लोगों के समक्ष अपना ताला लगाया। इसलिए कि चूँकि हम लोगों को जब तक चार्ज नहीं मिलेगा विधिवत, विधि सम्मत और वैधानिक तरीके से, हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? ये भी पता नहीं है बैंक अकाउंट कहाँ पर है, चेक किताब कहाँ पर है, संचिका कहाँ पर है, बैंक खाते का हस्तांतरण होना चाहिए था, वो भी विधि सम्मत अभी तक नहीं हो पाया है। मान लीजिए हम लोग सदस्य बनाएं, उसका पैसा लाएं तो कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए हम लोग मिले थे और इसी कारण से। नौगछिया में अनोखी शादी, थाने में प्रेमी जोड़े ने की शादी, पुलिस वाले बने बाराती। नौगछिया पुलिस जिला के महिला थाना का माहौल शुक्रवार को अचानक उस समय गुलजार हो गया जब बिना बैंड बाजा बारात और किसी तामझाम के शादी के कपड़े में प्रेमी जोड़ा शादी करने थाना पहुंच गया। यहां एक कपल का प्यार 2 साल बाद पूरा हुआ। घर वालों की नान नुकुर के बीच पुलिस ने उनकी शादी महिला थाने में कराई। थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मी इस विवाह के साक्षी बने और दोनों प्रेमी जोड़ों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। थाने में सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यहाँ पुलिस वाले ही बाराती बने और पति पत्नी पर
फूल बरसाए। थाना प्रभारी ने वर वधू के सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वधू अपने पति के साथ उसके घर रवाना हो गई। थाने में हुई शादी की चर्चा जिले में चारों ओर हो रही है। बताया जा रहा है कि नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के गोट खरीक की रहने वाली मुस्कान कुमारी और खरीक थाना क्षेत्र के ही गणेशपुर के रहने वाले मनीष कुमार का पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी लड़के के परिवार वाले को गई और फिर लड़के के परिवार वाले इससे नाराज हो गए, जिसके बाद लड़का और लड़की शादी करने की बात पर अड़ गए। लड़के के परिवार वाले के शादी से इनकार करने के बाद लड़की ने महिला थाने में आवेदन दिया, जिस पर कार्यवाही करते हुए महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने दोनों पक्षों में समझौता कराया और शुक्रवार को महिला थाना के परिसर में मनीष और मुस्कान की शादी हिंदू रीति रिवाज से करवा दिया। क्या नाम है? मनीष कुमार, पिता का? रंजीत मुनि, गणेशपुर। कैसे हुआ प्रेम विवाह? कैसे हुआ? कहाँ पहले मुलाकात हुआ? कब? गाँव में। गाँव में मिला था? हाँ। कितने दिन से चल रहा था? 2 साल से। 2 साल से। अभी कहाँ शादी की हो? तेतरी मंदिर में। कब? कल। घर वाला रेडी नहीं थे? सब रेडी हो गया। अभी रेडी हुआ? नहीं, पहले से। फिर थाना तक कैसे आ गए? केस भी हुआ था? केस भी हुआ था? हाँ, फॉर्म दिया था। कौन? क्यों केस किया? जब प्रेम था तो? किधर से केस हुआ? लड़का बोला किधर? लड़के। लड़के बोला? कौन राजी नहीं था? हम सब नहीं थे। तुम लोग नहीं थे? कारण? आप खुश हो शादी से? हाँ। जब प्रेम करते थे तो राजी कह रहे थे? दहेज का मामला था क्या? नहीं। तब फिर? वो सब नहीं थे। मुस्कान कुमारी, पता का? मणिचंद चौरसिया, गोट खरी। कैसे प्रेम प्रसंग में शादी? गांव में ही। कब से इनको जान रहे थे? 2-2.5 साल से। किस तरह से संपर्क हुआ? कैसे मुलाकात कैसे हुआ? बातचीत करते ऐसे मुलाकात गांव में ही। शादी घर वाला नहीं कराना चाहते थे? ये तैयार नहीं था, इसी वजह से। क्यों? प्रेम न करते थे आप लोग? फिर भी ये तैयार नहीं था, गार्जियन का परेशानी की वजह से। जब इनके गार्जियन तैयार हुए तो फिर कर लिया। अब शादी सब कुछ है? हाँ। क्या कहेंगे? दोनों कैसे रहना है? दोनों मिलके रहना है अच्छा से। थाना आए तब तैयार हुआ शादी करने के लिए क्या? आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।